नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं इस जन्माष्टमी के महोत्सव पर, ठीक है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर वास्तविक संख्या क्लास 10th का करेंगे, जिसमें मैंने बेसिक बता दिया था। आज हम प्रमेय 1.1 करेंगे, जिस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों, इसका प्रयोग क्या होता है उसे आइए हम जानते हैं, ठीक है। इस हिंदी पर आप ध्यान ज्यादा मत दीजिए। हिंदी एक किताबी भाषा है, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है वो एक किताब की भाषा है। मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है, उदाहरण देकर। तो आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या, हमें कोई भी संख्या लेनी है, कैसी अभाज्य हो। मान लीजिए हमने ले ली 16। 16 भी एक अभाज्य संख्या है। अब 16 रहने दीजिए, आप लीजिए 18। 18 ले ली, ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी है? एक अभाज्य संख्या। अब ये क्या कह रहा है? अभाज्य प्रत्येक अभाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। अब इनके गुणनफल क्या होंगे बच्चों? इसके काट कर देखिए फैक्टर, इसके गुणनखंड कीजिए आप, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किया जा सकता है या कीजिए, ठीक है। 2 से ये कितनी बार कट गया? 9 बार। 2 से ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम कितने से काटेंगे? 3 से। 3 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार, ठीक है। तो ये देखिए आप, इसके जो मैंने गुणनखंड किए, 2 अपने आप में अभाज्य है। ये जो 3 आया वो भी अभाज्य है। ये फिर से जो 3 आया वो भी अभाज्य है। तो यही कह रहा है कि हम कोई भी भाज्य संख्या ले लें, जब हम उसके गुणनखंड करें तो वो हमारे अभाज्य संख्या के रूप में आने चाहिए। क्या कह रहा है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये 18 के जो गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है बच्चों। तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं, जो अभाज्य संख्या है उसके गुणनखंडों के आने वाले क्रम के रूप में व्यक्त, आने वाले क्रम के अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब है क्रम, यूनिक। यूनिक है सभी अपने आप में, ठीक है। अद्वितीय है सब अपने आप में, बिना क्रम के नहीं है, सब क्रम में रखने हैं हमें। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस क्रम में हमें रखना है। पहले देखिए आपने 2 से काटा, उसके बाद 3 से। अब आप इस 18 को 3 से भी तो काट सकते थे, 3 के बाद 2 से। तो आपने ऐसा नहीं करके पहले 2 से काटा, फिर 3 से, फिर 3 से। ये अपने आप में सभी यूनिक है। अद्वितीय को क्या कहते हैं हम? यूनिक, ठीक है। तो यही होती है हमारी आधारभूत प्रमेय, किसकी? अंकगणित की। प्रमेय 1.1 यही कहती है हमारी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि कितने भी, कोई भी अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, उसे हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना है। कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना है। जैसे कि हमने ले लिया 24। क्या लिया? 24। अब इस 24 को किसमें तोड़ना है? अभाज्य संख्या में। तो 2 से कट गया ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार। तो इस 24 के फैक्टर बताइए मुझे, गुणनखंड क्या हो गए? गुणनफल के रूप में लिख दिया मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब आप देखिए, क्या ये एक अभाज्य संख्या नहीं है? आप कहेंगे सर है। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? आप कहेंगे सर है। क्या ये एक हमारी अभाज्य संख्या है? आप कहेंगे सर है, ये है। तो ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपने देखा कि मैंने किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी ले लीजिए, उसे जब तोड़ेंगे तो हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है, और क्रम से, क्रम के बिना नहीं, हमें क्रम से तोड़ना है, ठीक है। गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर आप इसे क्रम के बिना तोड़ेंगे तो ये एक अद्वितीय है, यूनिक है अपने आप में, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर भाज्य और अभाज्य आपको नहीं आती हो तो मैंने बेसिक में बता दिया है,
क्लास 10th की में, उसमें आपको समझना है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाज्य अभाज्य की, उसमें आपको ये देखना है कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रमेय 1.1 समझ आई होगी। एक्सरसाइज 1.1 में हमारी प्रमेय 1.1 ही है, एक प्रमेय है। अगली एक्सरसाइज जो है 1.2, उसमें भी एक प्रमेय, दो प्रमेय, जितनी भी हो हम उसे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया हो। अब चलते हैं हम लासापा और मासापा की तरफ। एलसीएम और एचसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, फिर हम अपनी भाषा में समझेंगे। पहली किताब की भाषा क्या है उसे समझना है, फिर अपनी भाषा क्या है उसे समझना है, ठीक है बच्चों। उसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने लासापा और मासापा की तरफ। ठीक है बच्चों, मैं महत्तम समापवर्तक को मासापा कहता हूं और लघुत्तम समापवर्तक को लासापा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, इन्हें हम साथ समझेंगे, ठीक है। ये आपकी किताब की लैंग्वेज है और मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले किताब की समझनी है, आपको अपनी बुक की समझनी है, उसके बाद मेरी लैंग्वेज समझनी है। तो देखिए, आपको दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक, इन दोनों को आप साथ समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समझ में भी आएगा। अगर आप अलग अलग समझेंगे तो ठीक है, कंफ्यूजन भी रहेगा। तो देखिए, दोनों को साथ पढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक को हम एचसीएफ कहते हैं, इसका मतलब होता है हाईजेस्ट या हाइजर, ठीक है, एक ही बात है। कॉमन फैक्टर, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट मतलब बड़ी, ठीक है, या हाइजर कह लीजिए, बड़ी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। आप जब एचसीएफ निकालते हैं दो संख्याओं का, तो आपको उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो जिसका तालमेल बैठे, कि ये इस जैसा है, ये इस जैसा है, वो उस जैसा है, सेम सेम दिखना चाहिए उसी को, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही, उसकी सबसे छोटी घात लेनी है आपको, गुणनफल ही उसका एचसीएफ होता है, उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। देखिए, अभी नहीं समझ आया होगा, अब देखिए, आप आपने ले लिया 6 और हमने ले लिया 6 और 20। अब 6 और 20 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसे ध्यान से समझिए। 1.1 में पूरा एलसीएम एचसीएफ ही चलेगा, तो इसे ध्यान से समझिए। आप 1.1 प्रमेय अंकगणित की आधारभूत है, आप उससे भूल जाइए, ठीक है, आना चाहिए, मैं कह रहा हूं, आप उसे भूल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज पे। लेकिन आप इन्हें नहीं समझ पाए तो एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी, ठीक है भाई। उसमें हमें क्या देखना था, आधारभूत प्रमेय जो थी हमारी अंकगणित की, उसमें देखना था हमें फैक्टर काटना। किसमें काटना, एक अभाज्य संख्याओं में। कोई भाज्य संख्या है, उसमें हमने अभाज्य संख्याओं के काटे थे, अभाज्य संख्या से काटते गए, ठीक है। लेकिन उसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फैक्टर काटे थे एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं से, ठीक है, हमने अभाज्य संख्याओं से भाग दिया था। यहां हमें सीखना है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अगर ये नहीं आया तो आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी समझ, तो इसीलिए इस बेसिक में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम सबसे पहले आप 6 के फैक्टर काटेंगे और 20 के, ये आपको दोनों के अलग अलग काटने हैं। तो 2 से 3 बार कट गया और 3 से 1 बार कट गया, ठीक है। तो इस 6 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3, ये आ गए। अब हमें 20 के फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है, ये जो कट रहा है वो फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। ये 2 से कट गया 10 बार और ये 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, ये कट गया। अब इसके क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इस 2 गुणा 2 गुणा को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए बच्चों, एक पावर इस पे है और एक पावर इस पे है, ठीक है। एक हमारा लॉ होता है, मतलब एक नियम होता है हमारा, कि अगर ए की पावर m है
और एक ही पावर n है। मतलब कि ये जो आधार होता है हमारा आधार, इसे हम आधार कहते हैं, और इसके सिर पे जो होती है उसे हम घात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आधार आता है उसके सिर पे घात होती है। तो जब हमारा आधार एक जैसा होता है, आधार एक जैसा होता है, मतलब ये जो नीचे ये है, इसको अगर ये दिखने में सेम है तो उसके सिर पे जो भी घातें बैठी होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ भी दो है, तो इनके सिर पे जितनी जितनी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। जैसे इसके सिर पे एक है, इसके सिर पे भी एक है, तो एक और एक कितनी हो गई? दो। तो हमारी एक और एक दो हो गई, इंटू पांच। अगर मान लीजिए यहाँ दो होती, यहाँ तीन होती, तो कितनी हो जाती? पांच, क्योंकि यहाँ तीन है यहाँ दो है, तो तीनों दो पांच। ठीक है, तो आधार अगर सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब आपकी यहाँ क्या कह रहा है कि हमें घात कैसी लेनी है? छोटी घात। यहां पर एक घात है, यहाँ पे दो घात है, यहां भी एक घात है, यहां भी दो घात है, लेकिन घात हमें छोटी किसकी लेनी है? जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। कैसा? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में सेम दिखे, उसका चेहरा इसका चेहरा सेम, उसका और उसका सेम, मतलब जो भी सेम दिखे। ठीक है, उसका घर एक जैसा है दिखने में, हर चीज में। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एक ही स्थान पर दो लोग आते हैं फर्स्ट रैंक वाले। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले, तो दोनों ही बेटर है। तो हमें वो देखना है जो दिखने में सेम हो, कॉमन वो होता है। ठीक है, तो यहां दोनों के गुणनखंड जो किए उनमें दिखने में सेम सिर्फ एक ही इंसान है, ये दो, हमने इसे इंसान कह दिया। यहां भी दो है और यहां भी दो है, लेकिन घातें अलग अलग है, इनके सिर पे घातें अलग अलग है। तो क्या हो गया? हमसे क्या कह रहा है कि छोटी घात लेनी है। क्या लेनी है? छोटी घात। तो HCF क्या हो गया बच्चों? दोनों में छोटी घात कौन सी है? दो की पावर एक वाला, और दो की पावर एक क्या होता है? दो। तो यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं इसी को। ठीक है, जब आपने, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, कोई अलग नहीं है, मेरा मेथड भी ज्यादा। यहाँ पे सेकंड मेथड, कोई अलग नहीं है, सेम है। अब आप कहेंगे तो सर क्यों बता रहे? ये छोटी घात बड़ी घात मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, बस यही चक्कर अंतर है। यही तो हमारे फैक्टर काटे थे हमने। तो आपको HCF के लिए आप इसमें एक घात दो घात मत कीजिए, आप इन्हें अलग अलग ही रहने दीजिए। तो क्या करें सर? तो हमें करना क्या है? HCF में सिर्फ आपको कॉमन याद रखना है, ये वाला उभयनिष्ठ याद रखना है। क्या याद रखना है? उभयनिष्ठ। लेकिन इनके फैक्टर अभाज्य होने चाहिए, मतलब ये जो संख्या है वो अभाज्य होनी चाहिए। आप इसे अब डायरेक्ट चार से भी काट सकते थे कि चार पंजे 20, पांचवा डायरेक्ट काट सकते, तो हमें चार नहीं, दो दो, क्योंकि चार भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इस 20 को आप ऐसे भी काट सकते थे कि चार से पांच बार और पांच से एक बार। तो ये चार हमारी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, इसीलिए हमें दो से काटना था। तो बच्चों अब आपको सिर्फ इसमें यह देखना कि एक जैसा कहां है। ये रहा एक जैसा, यहां भी दो है, यहां भी दो है, और कहीं सेम दिख रहा है। इस दो के लिए तो कहीं मिल ही नहीं रहा, इस पांच के लिए कहीं पांच नहीं है, इस तीन के लिए कहीं तीन नहीं है, सिर्फ ये दो है जो आपस में दिख रहे हैं। या आप इस दो को इसके साथ बिठा दीजिए, जरूरी नहीं है इसी के साथ लो, इस दो को इन दोनों में से किसी के साथ भी ले लीजिए आप। तो जब दो हो गया तो HCF क्या हो गया आपका बच्चों? HCF हो गया दो, HCF हो गया दो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा।
क्वेश्चन में मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं। ठीक है, एक 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 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद दोनों को साथ बताऊंगा। ठीक है, ऐसा करेंगे, उदाहरण एक दो और देख लेंगे लेकिन दोनों के साथ देखेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दोनों एक साथ पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, ध्यान रखना बच्चों, गुणनखंड हमें अभाज्य ही लेने हैं। क्या करने, अभाज्य ही लेने हैं। कि सबसे बड़ी घात, यहां पर बड़ी घात लेनी है। क्या करना है, बड़ी घात लेनी है। का गुणनफल ही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। यहां पर हमें बड़ी घात लेनी है। तो आपको अंतर ध्यान रखना है, अगर घात के हिसाब से समझ आए, पावर के हिसाब से, तो एचसीएफ में आपको छोटी घात लेनी है और एलसीएम में बड़ी घात। अगर ऐसे समझ आ गया होगा, जो दिख जाए सेम उसी को निकाल लीजिए, बाकी बाहर में गया, उसको अलग कि तुझा। ठीक है, तो मिल गया, वही है हमारा। बाकी हमें क्या करना, अपने काम से काम रखना है ना, तो वही अपना काम बनता, बाकी साइड से हो जाओ। तो इसी उदाहरण से हम समझेंगे। मैंने 6 और 20 लिया था ना, इसमें भी मैं 6 और 20 ही ले रहा हूं। 6 6 और 20। अब इस 6 को देखिए बच्चों, इस 6 के फैक्टर काटे थे हमने 2 गुणा 3, और इस 20 के काटे थे हमने 2 गुणा 2 गुणा 5। 5 यही काटे थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पे एक घात है और इस पे भी एक घात है, दोनों पे सेम पावर है। ठीक है, दोनों पे एक एक घात है, यहां भी एक घात, यहां भी एक घात। तो मैंने आपको बताया था, जब आधार एक जैसा हो तो सिर पे जो रखी हुई घातें हैं वो कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इनका जो आधार है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो दोनों कैसे हो गए, इनके सिर पे जो भी घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। एक सींग इसका है और एक सींग इसका है, तो टोटल कितने सींग हो गए, 2 पे 2 सींग इंटू 5। अब बच्चों देखिए, यहां पर एक घात और यहां 2 घात। गुणनखंड हमारे अभाज्य ही है, 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि जो भी संख्या में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, कैसी बड़ी घात, तो इन दोनों में बड़ी घात कौन सी है, इस 2 की घात 1 में और 2 की घात 2 में बड़ी घात 2 की घात 2 है। तो एलसीएम क्या हो गया बच्चों, 2 की घात 2। क्या हो गया, 2 की घात 2। अब ध्यान रखना, अब आता है एक नया मोड़, अब आता है एक नया मोड़। एलसीएम और एचसीएफ में ये सबसे बड़ा अंतर है, उसको आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये 2 और 2 में देखा था हमने सबसे बड़ी घात, यहां पर हमें सिर्फ देखना था कॉमन वेनिस्ट, इसमें कहीं भी वेनिस्ट नहीं लगा। यहां पर जो ये वेनिस्ट चल रहा था, इस वाले में कहीं नहीं लगा। तो यहां पे हमने ये नहीं देखना कि वेनिस्ट वाला, यहां 2 और यहां 2, हमने एक वेनिस्ट पकड़ा, जिसमें बड़ी घात हमने पकड़ ली। ठीक है, वेनिस्ट इसीलिए पकड़ा क्योंकि हमें यहां 2 एक ही बार लेना था, ना कि बार बार। अब हम 3 पे फोकस करेंगे, 2 पे तो हमने देख लिया, 3 पर देखिए, यहां 3 पर एक घात है और यहां भी कहीं 3 नहीं है। तो 3 यहां तो है लेकिन और कहीं नहीं है, तो 3 पे फिर भाई एक चीज बताइए, मेरे जैसे दुनिया में 7 है, आप जैसे दुनिया में 7 बताते हैं, मैंने तो भाई अपना जैसा कोई नहीं देखा। ठीक है, लेकिन 7 बताते हैं। तो जब अभी फिलहाल मैं आपको दिख रहा हूं, मेरे जैसे 6 मुझे नहीं पता कहां है, नहीं जानता, लेकिन मैं अपने आप में फिलहाल तो भी पूरा हूं ना।
अगर मेरे जैसे और दिख जाए तो सेम चेहरा, हम सबके सिर पे एक एक घात, एक एक घात, तो ठीक है। तो फिलहाल मैं सेम हूं, अपने आप में पूर्ण हूं, तो मैं अपने आप में अधिकतम घात हूं, बड़ी से बड़ी घात मैं अपने आप में ही हूं, ठीक है। तो जब आपको कहीं नहीं दिखे उस जैसा, तो वो अपने आप में बड़ी घात हो गई। तो 3 पे घात 1 इंटू, अब बच्चों यहाँ 5 रह गया, 5 और कहीं है नहीं है, तो 5 पे घात 1, ठीक है। ये जो 5 रह गया इस पे घात भी तो 1 है, तो 5 तो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो 1। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझे कि दो वाले को आप ऐसे नहीं समझे, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ 2 पे घात 1 है और यहाँ 2 पे घात और कहीं है, यहाँ भी है 2, तो यहाँ 2 पे घात 2 है। तो आपको दोनों में से बड़ी वाली लेनी है, कैसी बड़ी वाली। तो यहाँ तो एक तो छोटी हो गई, तो हमें ये लेनी ही नहीं है, हमें ये वाली लेनी है, ठीक है। 2 घात, अब 2 पे घात मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 पे घात किसी पे भी घात 1 हो वो उतना ही रहता है, 5 पे घात 1 वो भी उतना ही रहेगा, 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो ये एक सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घातें थी उसका गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 60, ठीक है। तो 60 जो है हमारी, वो कम से कम ऐसी एक संख्या है, छोटी से छोटी है ये, 60 से नीचे आप कोई भी ले लेना, इन दोनों का भाग नहीं जाएगा उसमें, दोनों का साथ जाना चाहिए। आप कहें सर 20 है, 20 का चला जाएगा, लेकिन 6 का तो नहीं जा रहा ना। आप कहेंगे सर 40 है, 40 का चला जाएगा, 6 का नहीं जा रहा। आप 36 ले लीजिए, 6 का चला जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जा रहा। तो ये जो 60 है वो सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या मिली है, आप ये समझना। इससे अगर नीचे कोई भी संख्या हो, इन दोनों का भाग नहीं जाएगा, तो इन दोनों के हिसाब से ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसे मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं, वही इस 6 के सेकंड मेथड, इस 6 के फैक्टर कीजिए आप, 2 गुणा 3 और 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको जो सेम दिखे उसे ले लीजिए। मैं इसमें कॉमन शब्द वेनिस्ट का प्रयोग करूंगा, वैसे तो एलसीएम में नहीं होगा, लेकिन मैं कर रहा हूं, ठीक है। हमें समझना है ना, लैंग्वेज सरल सरल भाषा में। तो जब सबसे पहले आपको जो सेम दिख जाए उसे ले लीजिए। आपको सेम यहां 2 दिख गया ये वाला, तो आप इसे सबसे आगे रखिए। अब आपको और कुछ सेम नहीं दिख रहा। जब कुछ भी सेम ना दिखे एलसीएम में, यहां पे हमारा सेम दिख रहा था तो एचसीएफ हो गया था, यहां सेम दिख रहा है तो वो तो हमने ले लिया, लेकिन जो रह जाता है हमें उसे भी चुपचाप रख लेना है। पहले एक जैसा, तू मेरे जैसा है आके बैठ जा, ठीक है, यही रहना। अब जो बाकी रह गए उसे इकट्ठा करना है, उसे पकड़ना है, बाकी रह गए उसे इकट्ठा करना है और उसे पकड़ना है, ये तो है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किसी का कोई राइट हैंड होता है, कोई लेफ्ट हैंड, मतलब किसी का खास इंसान है, खास आदमी, ठीक है, खास इंसान। तो ये दो इसका खास इंसान हो गया, इसने अपने पास बैठा लिया। अब कह रहा है कि हम बाकी वाले जो रह गए उन्हें देखते हैं, उन्हें इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ ये 3 रह गया, इस 3 को पकड़ लीजिए। यहाँ ये 2 रह गया, इस 2 को पकड़ लीजिए। यहाँ ये 5 रह गया, इस 5 को पकड़िए और सबका कर दीजिए गुणा। 2 तिया 6, 2 3 6 और 6 आ गया इसका, और 6 दूनी 12 आ गया, और 12 पंजा 60, 12 पंजे 60 हो गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ आया होगा। अब इसी का एक उदाहरण और ले रहा हूं जिसमें मैं आपको दोनों एक साथ कराऊंगा। उससे पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध है, इनके गुणों के बारे में। इसका एक गुण है, उसे जो फॉर्मूला है बहुत प्रयोग होगा आपके क्वेश्चंस में, तो उसे सीखेंगे। तो इसे नोट
तो आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं आगे का उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें अच्छे से और सीखने की कोशिश करना है, लेकिन इस बार मैं आपको उन दोनों को साथ लेके चलूंगा, एलसीएम और एचसीएफ को। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है बच्चों, एक ले लिया 28 और 42। हमने ये दो नंबर ले लिए, और सबसे पहले बच्चों इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाइजर, इसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब लीस्ट मतलब कम से कम वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे 60 मैंने बताई थी, वो कम से कम आई है, तो वही यहां पर बड़ी से बड़ी आती है। यहाँ एचसीएफ 2 निकल कर आया था ना, तो वो बड़ी से बड़ी है। मतलब एचसीएफ बड़े से बड़ा है, जो 2, वो दोनों को काट देगा। 2 का 3 बार जाता 6, और 2 का 10 बार जाता 20। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम क्या करना है बच्चों में, इसे काट लेने, इसके फैक्टर 28 के और 42 के। ठीक है, तो 2 से ये 14 बार, 2 से ये 7 बार, और 7 से ये बच्चों 1 बार। उम्मीद करता हूं आप क्लास 10th में है, तो आपको ये फैक्टर काटना तो आते होंगे। ठीक है बच्चों, 2 से ये बच्चों कितनी बार कट गया, 2 1। 3 से बच्चों ये 7 बार, और 7 से ये 1 बार। अब बच्चों 28 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 7, और 42 के 2 गुणा 3 गुणा 7। तो बच्चों सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बताया था, जो भी आपको सेम दिख जाए, जो भी आपको दोनों में सेम दिख जाए, वही आपका एचसीएफ होता है। आप इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, या तो आप इस 2 को ले लीजिए, चाहे आप इस 2 को ले लीजिए, और कहीं आपको सेम दिख रहा है, इस 2 के साथ के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, इस 3 के साथ के लिए कुछ नहीं है, एक और कॉमन है, ये 7। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, 2 गुणा 7। ये अपनी वाली लैंग्वेज है, गांव वाली। तो 2 7 14। तो एचसीएफ क्या आ गया, 28 और 42 का 14। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है एलसीएम। बच्चों जो एलसीएम है, वो मैंने क्या बताया था, जो पहले आपको सेम दिखे, जो आपको मुख्य इंसान दिखे, उसे आप अपने पास बैठा लीजिए पहले। ठीक है, बिठा लिया। इसमें ये 2 मुख्य और 7 मुख्य इंसान दिख रहे हैं। मुझे अपना जैसा दिख गया, मैंने बिठा लिया, आपको अपना जैसा दिख गया, आपने बिठा लिया। ठीक है बच्चों, दोनों ने अपने जैसा बिठा लिया। दो, मान लीजिए मैं 2 हूं, मेरे जैसा 2 दोस्त दिख गया, मैंने बिठा लिया, भाई तू आ, मेरे काम का इंसान है। 7 आपके जैसा, आपने बिठा लिया अपने पास दूसरा 7 कि तू आ भाई, मेरे काम का इंसान है। अब आप कहेंगे सर 2 और 7 तो सेम दिख गए, वो हमने रख लिए। ठीक है, जो आपको सेम मिल जाए वो ले लेना है दोनों में। फिर एक अंतर ये है कि एलसीएम में जो रह जाता है उसे भी लेते हैं हम। भाई नेता जैसा हिसाब है इसका, इसका नेता जैसा हिसाब है। वोट सबसे चाहिए भाई, पहले अपने मुख्य मुख्य इंसान से ले लिए, उसके बाद जो रह गया उससे भी ले लिए। कौन कौन रह गया, ये 2 रह गया और ये 3, तो 2 इंटू 3 रह गया बच्चों। लेकिन ये एक्स बहुत बड़ा इंसान है, इसने कहा भाई मेरे जो काम के इंसान है उसी से मतलब है मुझे, चाहे मैं वोट लेकर चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन मुझे जो मेरे काम के बंदे हैं वही पसंद है, उन्हीं से वोट मतलब है मुझे। ठीक है, लेकिन एलसीएम बड़ा आरामी है, ये कहता है मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है, तो 2 7 14, और 14 दूनी 28, 28 किया 84। ठीक है बच्चों, देखिए
दो दूना 4, 4 × 12, 12 सत्ते 84। तो इसका एलसीएम 84 आ गया। तो यही होते हैं क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ आया होगा। अब एक नोट कर आपको लिखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, ठीक है, का गुणन उनके एचसीएफ व एलसीएम के गुणन फल के बराबर होता है। तो ये नोट में लिखना है सबसे पहले कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए मैंने ए और बी, उनका कीजिए गुणा। ठीक है, कोई भी दो नंबर है ए और बी, इनका करेंगे हम गुणा, गुणनफल। ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम, इस ए बी के एचसीएफ और इसी ए बी के एलसीएम के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, फिर एचसीएफ इन्हीं संख्याओं के और एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये है आपका एक फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर ये प्रयोग कैसे होगा? तो देखिए प्रयोग कैसे होता है, बहुत ही सरल है। इसी में अब बच्चों देखिए, दो संख्या लेनी थी हमें। इस क्वेश्चन में मैंने दो संख्या ली थी, कौन कौन सी ली थी? एक 28 ली थी और एक 42, एक 28 और 42। तो यही दो संख्या होगी। मान लीजिए a बराबर हमने 28 मान लिया और b बराबर 42। पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली। अब इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, यहां पे हमने एचसीएफ निकाला था ना, किस किस का? a और b का। भाई 28 और 42 का एचसीएफ क्या आया था? 14। और एलसीएम, और इन्हीं संख्याओं का हमने एलसीएम भी तो निकाला था, कितना? 84। 84। तो ये जो फॉर्मूला है वो यही कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्याएं? 28 और 42, इनका गुणनफल, उन्हीं दो संख्याएं जो है उनका एचसीएफ। ये जो दो संख्या है 28 और 42, तो एचसीएफ 28 और 42 का निकाल लिया हमने 14 इंटू, वही जो दो संख्या है 28 और 42, उनका एलसीएम कितना आ गया? 84। ये बराबर होता है, क्या होता है? बराबर। अब आप कहेंगे सर बराबर कैसे होता है? तो देखिए गुणा करके देखते हैं। 28 दूनी 56, कैरी 5, 28 चौका 112 और 5 117, 14 चौके 56, कैरी 5, 14 112 और 5 117। देखिए बच्चों ये आपके दोनों बराबर आ गए, आई बराबर। तो यही सीखना है, ये आपका क्वेश्चन में जांच करने के लिए आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। ठीक है बच्चों, और हाँ एलसीएम एचसीएफ और प्रमेय एक पॉइंट आपकी समाप्त हो चुकी है। अब हम कल अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे मैंने अपनी क्लास फिर से स्टार्ट की है
और इस बार कुछ भी हो मैं क्लास नहीं रोकूंगा। जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक क्लास नहीं रुकेगी। और ये जो सिलेबस है जो मैं करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी मैथ से करा रहा हूँ जो कि नया हुआ है। ठीक है, मैं पुराना वाला 9th में ही कराऊंगा। ठीक है, 9th क्लास में जो था वो पुराना करा रहा था वहां, लेकिन यहाँ 10th में मैं नया करा रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर से पहले हमें सिलेबस करना है, उसके बाद मॉडल भी लगाने हैं, गेस्ट पेपर। तो इसलिए बच्चों हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस भी करना है, लेकिन सीखते हुए चलना है। पहला पर्पस हमेशा सीखने का रहना चाहिए। और बहुत जल्द आपके साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें साइंस के टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आप सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए आप और अच्छे से पढ़िए, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़िए। मैं यहाँ मेहनत करूंगा आपको अच्छा सिखाने के लिए। आपको मेहनत करना है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक, हर चीज सीखते हुए चलना है और हर एक चीज करते हुए, लेकिन इन सब में सबसे आगे रहेगा आपका रिवीजन। आपको सीखना है, उसका रिवीजन जितना कर सकें आप कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, बाय बाय। और जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।